नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आने वाला होगा अगर क्लास को कंप्लीट देखेंगे तो प्यारे बच्चों, पूरा पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मिलान किस प्रकार के कीजिएगा इसको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही देता है, निम्नलिखित के जोड़े बनाओ या फिर मिलान करो। ठीक है, तो मिलान करना बहुत इजी होता है, हर बच्चा कर लेता है ना। फिर भी थोड़ा सा हिंट के लिए समझ जाइए प्यारे बच्चों, हम भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे बाबू रैयत, रैयत कौन होते हैं? किसान होते हैं ना। तो आप लोग दे दीजिएगा रैयत, किसान में मिला लीजिएगा, कितना आसान है। अच्छा, महाल, महाल बाबू बताइएगा सर, गांव को ही महाल बोलता जाता है, ग्राम समूह बोल सकते हैं। ओके, नहीं कोई दिक्कत होगा, है ना। आगे देखिए, निज, निज क्या होता है बाबू? किस कोई भी आपका क्या होता है, मतलब उसका जो अपना खेत होता है, जैसे किसान की अपनी जमीन पर खेती, तो उसका क्या हुआ बाबू? निज बोला जाता है ना उसको। तो अच्छा, इसको आप लोग निज में मिलाइएगा, बजा बगान मालिकों को अपनी जमीन पर खेती। तो इस प्रकार मिलान कर लीजिएगा। आगे देखिए रैयती, रैयती को मिलाइएगा रैयतों की जमीन की खेती। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है बाबू, कितना आसान है। मिलान सारे बच्चे कर लेंगे। रैयत क्या होते हैं? किसान होते हैं। महाल क्या होता है? ग्राम समूह होता है। निज क्या होता है? अगर कोई बागान पर मालिकों की अपनी जमीन पर खेती होती है तो उसको निज बोला जाता है, ये हमारा अपना है ना। रैयती किसको बोलते हैं? तो रैयतों की जमीन पर खेती, उसको क्या बोलते हैं? रैयती बोलते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन आपका भरने वाला, रिक्त स्थान को भरना है। कहता है यूरोप के वुड इस उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी पर गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो बच्चे आप लोग तुरंत बोलेंगे कि सर यूरोप के जो वुड के जो उत्पादकों थे उनको जो था नील, है ना बाबू, डैश से अपनी आमदनी की गिरावट पर खतरा दिखाई देता था। तो बच्चों आप लोग को भरने वाला है ना, तो यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा नील। क्या भरिएगा बच्चों? नील भर लीजिएगा। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग भर लीजिए प्यारे बच्चों, क्या? नील। ओके, तो हम यहाँ पर लिख दिए, आप लोग लिख लीजिएगा नील। ओके, सेकंड आपका कहता है 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। तो नील की मांग जो है वो औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बढ़ना है बाबू? तो औद्योगिकीकरण बढ़ना है। ठीक है, औद्योगिकीकरण क्या होता है इसके बारे में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं अच्छे तरीका से। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग औद्योगिकीकरण जो है बाबू, इसको क्या कीजिएगा? अच्छे तरीका से आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है ना, भर लीजिएगा अच्छे तरीका से। बोलिए, सारे बच्चे भर लेंगे यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हम दे दिए, आप लोग भर लीजिएगा अच्छे तरीका से। ठीक है, चलिए आगे है डैश की खोज से, डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। बताइए कि इसकी खोज से, तो आप बताइएगा यहाँ पर सिंथेटिक रंगों की खोज से। तो बच्चों यहाँ पर सिंथेटिक रंग भरिएगा, या फिर आप क्या भर सकते हैं बाबू? कृत्रिम रंग। क्या भर सकते हैं प्यारे बच्चों? हम आप अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग भर लिख लीजिएगा कृत्रिम रंग, है ना, कृत्रिम, कृत्रिम रंग। यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब आपको इसको क्या करना है बाबू? यहाँ पर भर लेना है। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिसको जो भर लेंगे अपने से? बताइए एक बार हमको। सारे बच्चे बताएंगे हाँ सर हम तो भर लेंगे, हम भर लेंगे। तो सभी बच्चे भर लीजिएगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर इस प्रकार कृत्रिम रंग भर लेना है। ओके, आगे है चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ। चंपारण आंदोलन जो था प्यारे बच्चों, वो किसके खिलाफ था? बताइए जल्दी से, सारे बच्चे बताइएगा हमको। सारे बच्चे बताइए तो कि चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। किसके खिलाफ था जी? तो आप तुरंत हमको बताइएगा कि चंपारण आंदोलन जो था सर वो, तो आप लोग जानते हो। पहले बताइए चंपारण आंदोलन क्या था? चंपारण आंदोलन क्यों किया गया था आपको पता होगा? नील की खेती के विरोध के लिए। तो ये जो नील की खेती की कौन करवा रहे थे? अंग्रेज लोग करवा रहे थे। किसे? किसान थे। तो ये किसके विरोध होगा? कौन कर रहे थे? आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि किसान के विरोध, है ना, यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों लिखिएगा चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था, तो बागान मालिकों के खिलाफ था। यहाँ पर लिखिएगा प्यारे बच्चों, क्या? बागान मालिकों के खिलाफ था। बागान, बागान मालिकों के खिलाफ था। देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर भर रहे हैं तो आपको लिख लेना है। ठीक है ना, हम यहाँ पर आपको भर कर बता रहे हैं बागान मालिकों। तो यहाँ पर जो हम लिखे ना, यहाँ पर जो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको आपको कहाँ पर भरना है? यहाँ पर भरना है, यहाँ पर भरना है। इसको आप लोग भरिएगा। हम थोड़ा सा जूम इसलिए कर देते हैं प्यारे बच्चों ताकि आप लोग को अच्छे तरीका से दिखे। ठीक है, बागान मालिक। आगे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन आपका कहता है बाबू, आइए विचार करें में अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन करें। तो आई होप आपको जो हमको आंसर बताएंगे वो आपको अच्छे तरीका से समझ में आएगा। सिर्फ आपको हम बताते हैं, आप लोग पूरा कंप्लीट क्लास को कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए
देखिए क्वेश्चन पहले कहता था कि अस्थाई बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, तो लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्त की मुख्य विशेषता यह थी कि जमींदारों को भूमि का मालिक घोषित किया गया और उन्हें भूमि पर वंशानुगत अधिकार दिए गए। जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व तय किया गया जो भविष्य में नहीं बदला जा सकता था। जमींदारों को यह अधिकार था कि वे अपनी भूमि को बेच या हस्तांतरित कर सके। तो बच्चों मात्र आपको इतना ही उत्तर लिखना है, ठीक है। जो हम यहाँ पर अभी आपको दिए हुए हैं बस इतना ही उत्तर आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है। मुख्य विशेषता बोल रहा था ना, संक्षिप्त में करना था, तो आपको इतना ही लिखना है और ये बिल्कुल सटीक परिभाषा है, सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए कहता था अस्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, तो मुख्य विशेषता हम लिख दिए, बस आपको इतना ही उत्तर में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि महलावारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त है ना के मुकाबले कैसे अलग थी। तो मतलब कहना का मतलब ये बाकी महलावारी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त के बीच आपको क्या अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। अंतर कौन कौन सा होगा, मुकाबले कैसे अलग थी, अलग करने का मतलब क्या हुआ, वो अंतर बताना है ना। तो बच्चे देखिए यहाँ पर महलवाड़ी बस्ती लिखिएगा और यहाँ पर क्या लिखिएगा बाबू, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहले आपको लोग यहाँ पर कॉलम बनाइए, इस प्रकार से पहले क्या बनाइए प्यारे बच्चों, आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम लिख दिए अस्थाई बंदोबस्त, इस प्रकार से आप क्या बनाइए, कॉलम बनाइएगा। पहले महलवाड़ी है ना, उसके बाद इधर अस्थाई बंदोबस्त। अब इस प्रकार से कॉलम बनाकर लिखिएगा कि होल्ट मैकेजी द्वारा तैयार की गई महलवाड़ी प्रणाली 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू हुई, जबकि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ये बात क्लियर हुआ। अच्छा, इसी अस्थाई बंदोबस्त के विकल्प के रूप में तैयार किया गया था। अच्छा, ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित करना था। आगे देखिए महलवाड़ी बस्ती में लिखिएगा राजस्व एकत्र करने का कार्य ग्राम प्रधानों का था, जबकि अस्थाई बंदोबस्त में राजा और तालुकदार राजस्व एकत्र करते थे। ओके, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। एक और लिखना चाहे तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए कहता है राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या बताना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो बच्चे उत्तर में लिखेंगे आप लोग राजस्व तय करने के नई मुनरो व्यवस्था के दो समस्याएं उत्पन्न हुई। पहला क्या था कि भूमि से आय बढ़ाने से इच्छा से प्रेरित होकर राजस्व अधिकारियों ने बहुत अधिक राजस्व मांग तय किया। दूसरा क्या था, किसान रैयतों को भुगतान करने में असमर्थ थे, ग्रामीण इलाकों से भाग गए और कई क्षेत्रों में गाँव क्या हुआ, वीरान हो गया। तो बच्चों बस आपको इतना ही संक्षिप्त में आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि दो ही समस्या बोल रहा था तो हम दो समस्या यहाँ पर 2 पॉइंट बनाकर दे दिए। तो आई होप कि आपको उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बार आप लोग नोट वगैरह कर लेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट वगैरह कर ले लीजिए। आगे का प्रश्न देखिएगा कहता है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। मतलब जो थे रैयत वो नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे। रैयत मतलब आपको पता होगा किसान, है ना। रैयत मतलब क्या बाबू, किसान लोग नील की खेती के लिए क्यों कतरा रहता। अगर हम आम भाषा में समझाएं तो देखिए नील की खेती करने से क्या होता था, किसान का जमीन बंजर बन जाता था। क्या बन जाता था बाबू, बंजर बन जाता था। जब मान लीजिए कोई भी किसान है वो बंजर अपना भूमि बनाएगा और उसको ज़्यादा लाभ भी नहीं होता था। तो बच्चा जी आप लोग उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा बच्चों, देखिए रैयत नील की खेती करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि बागान मालिकों नील के लिए बहुत कम कीमत चुकाते थे। जो बागान का मालिक था, इसी के ना कि आपको पता होगा कि चंपारण जो आंदोलन किए थे बाबू, चंपारण आंदोलन वो किसके खिलाफ किए थे, बागान मालिकों के खिलाफ किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि जो बागान मालिक थे वो नील की खेती के लिए बहुत कम कीमत देते थे, ठीक है ना। किसको, रैयत को, किसान को, है ना। इसलिए मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम उसके नील की खेती कर रहे हैं तो हमको कम कीमत देगा। किसान को, रैयत को अगर लाभ नहीं होगा वो खेती करेगा, तो इसलिए वह खेती करने से क्या कर रहे थे, कतरा रहे थे, अनिच्छुक थे, उनका इच्छा नहीं कर रहा था खेती करने का। आगे लिखिएगा कि रैयत अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाता था। मतलब उसको जो जितना लगता था ना उसकी खेती करने में वो भी वसूल नहीं कर पाता था। मतलब मान लीजिए उस जितना इन्वेस्ट किया ना खेत में वो भी उसको वसूली नहीं हो पाता था, जिसके कारण वो जो है बाबू खेती करने से कतरा रहा था। आगे मुनाफा कमाता तो दूर की बात है, इसका मतलब यह था कि रैयत हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। अब बताइए नील की खेती जो कर रहा था रैयत किसान लोग, उसमें क्या हो रहा था बच्चों कि नील की खेती जैसे कर रहा है उसमें जितना पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, मुनाफा तो दूर की बात है। कोई भी खेती करता है मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफा तो दूर की बात है, जितना हम इसमें लगा रहे हैं ना नील की खेती में वो भी वसूली नहीं हो पाता था।
जिससे रैयत क्या होता था, कर्ज लेकर भाई खेती करता था, उतना भी उसको फायदा नहीं हुआ, अब वो कर्ज में डूबा करता था। तो बताइए जब भी कोई किसी लोग को घाटा हुआ तो वो काम करेगा। देखिए लेकिन जो बागान का मालिक था ने जोर देकर कहा कि किसान अपनी ज़मीन से सबसे अधिक उपजाऊ हिस्से पर, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ हिस्सा है ना, वहाँ पर नील की खेती करे। लेकिन किसानों ने सबसे अच्छी मिट्टी पर चावल उगाना पसंद किया, क्योंकि नील की फसल के बाद ज़मीन का इस्तेमाल चावल की बुआई के लिए नहीं किया जा सकता था। समझे ना, मतलब बागान मालिकों का कहना था कि जहाँ पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा फसल उपजता है ना, वो वहाँ पर तुम नील की खेती करो, ठीक है ना। इसलिए जो किसान लोग थे ये उब चुके थे, और ये महात्मा गांधी और पता होगा आपको राजकुमार शुक्ल है ना, ये दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं, 1912 शायद 1912 में ही क्या करते बाबू, चंपारण आंदोलन करते हैं। और ये चंपारण आंदोलन किनके खिलाफ करते हैं बाबू, ये बागान मालिकों के खिलाफ करते हैं। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का था कि किन परिस्थितियों ने बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, बताइए आप लोग। बच्चा उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि किसान ने नील की खेती करने से मना शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई की में गांव के मुखिया और कुछ जमींदारों ने उनका साथ दिया, क्योंकि जो बाबू जो मुखिया गांव के थे उनको भी पता था कि किसान लोग को, जो रैयत लोग हैं उनको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, ठीक है ना। जो जमींदार लोग थे वो भी साथ दिए। विरोध इतना बड़ा था कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। इतना ज़्यादा विरोध हो गया कि सरकार को भी उसमें क्या हुआ, उसको सरकार के भी ध्यान में वो बात चला गया। समस्याओं की जांच के लिए नील आयोग का गठन किया गया। आयोग के बागान मालिकों की गलतियों को स्वीकार किया। आयोग ने बागान मालिकों की गलती का क्या बोला, बात सही है बाबू, बोला कि बागान मालिक जो कर रहे थे ना उनके पर जुर्म, किस पे, रैयत पर, तो उनको गलती का एहसास करवा दिया और उनको स्वीकार भी करवा दिया। किसको, बागान मालिकों को, है ना, क्या गलती। देखिए किसानों को अपनी इच्छा अनुसार खेती करने की अनुमति दी और बोला कि किसान का जो इच्छा होगा उसी का वो खेती करेगा, उसका जमीन है वो अपना मन मुताबिक काम करेगा। ठीक है, इससे बंगाल में नील उत्पादन अंततः समाप्त हो गया। ठीक है, यही आपको बोल रहा था कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण बंगाल में नील उत्पादन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बच्चों आपको इतना संक्षिप्त में उत्तर लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। कहा था चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारियां इकट्ठा करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको दे देते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। जो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी अपनी भूमिका दिए थे, तो लिखिएगा चंपारण आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी और महात्मा गांधी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ एक सिंहावलोकन दिया गया, ठीक है, जैसे पृष्ठभूमि आप लोग देखिएगा उसमें दिया गया 1917 में बिहार का चंपारण जिला में नील की खेती के लिए जाना जाता था और नील की खेती करने पर स्थानीय किसानों जो बटाईदार थे उनकी इच्छा के विरुद्ध नील की खेती करने के लिए किया जाता था बाबू, मजबूर किया जाता था। किसानों को अन्यायपूर्ण राजस्व मांगों सहित दमनकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। गांधी जी की जो भागीदारी थी वो क्या थी बाबू, कि महात्मा गांधी जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, पता होगा 1915 में बाबू क्या आए थे, भारत आए थे, और हाँ सॉरी 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, स्थानीय किसानों ने उनकी शिकायतों को दूर करने में मदद मांग की। गांधी चंपारण जाने और स्थिति की जांच करने के लिए सहमत हुए। ठीक है, आगे देखिए गांधी के दृष्टिकोण की बात करें तो चंपारण में गांधी का दृष्टिकोण अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर आधारित था। उन्होंने क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया, किसानों में मुलाकात की और नील की खेती और दमनकारी जमींदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। ठीक है, ये संकल्प भी लिए थे और उसका प्रभाव भी पड़ा था, आपको पता होगा। ठीक है ना, उसका प्रभाव पड़ा था। संकल्प क्या लिए थे कि चंपारण में गांधी जी के प्रयासों और महत्वपूर्ण सफलता मिली। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों को जांच के लिए एक समिति नियुक्त किया और परिणाम स्वरूप 1918 में चंपारण कृषि विधेयक पारित किया, जिसके उद्देश्य किसानों की स्थिति में क्या हुआ, सुधार करना और उसका अधिकार की रक्षा करना पड़ा। ठीक है, तो उसका प्रभाव भी आप लोग समझ चुके हैं क्या हुआ था। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्लियर हो चुका है। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि भारत में चाय या कॉफ़ी के बागानों के इतिहास पर नज़र डालें। देखिए कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों को जीवन नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों से किस तरह मिलता जुलता है या अलग था। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा कि भारत में चाय और कॉफ़ी बागानों पर अपना अनूठा इतिहास और श्रम अनुभव है।
जैसे समानता की बात करें तो नील की खेती की तरह औपनिवेशिक भारत में चाय और कॉफी की बागानों में अक्सर बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे, जिनमें स्वदेशी और प्रवासी श्रमिक भी शामिल होते थे। स्वदेशी भी होता था और कुछ बाहर के आए भी प्रवासी भी होते थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इन बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को लंबे और कठिन घंटों तक काम करना पड़ता था। किसमें? जो बाबू नील की खेती के लिए हो या फिर आप लोग चाय की खेती के लिए हो। कभी कभी तो उनको चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति का भी सामना करना पड़ता था। मान लीजिए मौसम खराब है फिर भी उनको क्या डट कर सामना करना पड़ता था। आगे देखिएगा, लिखिएगा कि चाय और कॉफी बागानों में मजदूरों के लिए आवास की स्थिति प्राय बुनियादी थी और श्रमिक बागान मालिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिक पंक्ति को क्वार्टरों में रखते थे। ठीक है, अब देखिए मतभेद क्या था कि नील की जबरन खेती के विपरीत चाय और कॉफी बागानों में काम करने वाले मजदूर आमतौर पर दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिन्हें उन्हें काम के लिए मौद्रिक मुआवजा मिलता है। नील की खेती में ऐसा नहीं था, लेकिन चाय की और कॉफी के बागान में जो काम करते हैं उसको क्या मिलता है? दिहाड़ी मजदूर 300-400 का दिन मिलता है। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे चाय और कॉफी बागानों में रहने वाले काम करने की स्थिति को अक्सर नील बागानों की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्योंकि वहाँ मजदूरी की उपलब्धता और श्रमिकों के लिए कुछ हद तक कानूनी संरक्षण था। ओके, तो इस प्रकार लिख लेंगे। आगे एक और ये वाला लिख लीजिएगा। ओके, तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो चुका होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन तक था आपका इस चैप्टर में, तो 9 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोग का क्लास 8 का जो हिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 जो है बाबू ये भी पूरा अच्छा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लेकर आएंगे न्यू क्लास, वो आप लोग का क्लास जो आपका 8 है बाबू, इसका ज्योग्राफी पर होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्योग्राफी का क्लास आप लोग कीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग तैयार रहिए। चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग बैच को नहीं ज्वाइन किए तो बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए पता है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐप को आप लोग क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।